जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि प्रतिदिन आप लोगों के बीच में जो है किसी न किसी टॉपिक पे वीडियो देखने को मिलता है। तो ये भी जो है इतिहास का एक टॉपिक है जिसे हम लोग विजयनगर साम्राज्य कहते हैं। तो इसका जो है इस पे जो है लगभग लगभग 5 वंशों ने शासन किया है। तो उसमें से एक वंश हम लोग पढ़ चुके हैं जिसका नाम है संगम वंश। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो सालू वंश पढ़ेंगे। क्या? तब नहीं होगा। तो आज जो है हम लोग विजयनगर साम्राज्य के जो है संगम वंश को खत्म कर चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा वंश जिसका नाम क्या है? तुलु वंश कि सालू वंश? क्या नाम है? सालू वंश। समझ में आया कि नहीं? तो एक बात बताओ तो कि संगम वंश के अंतिम शासक कौन था? कौन था? कच्छे बता रहे थे पीछे घूम के। हम तो पूछे हैं तो कुछ बोले नहीं है, जवाब नहीं दिए। तो संगम वंश के अंतिम शासक कौन है? विरूपाक्ष। और इसके बारे में हमने पढ़ा दिया है। विरूपाक्ष के बारे में यहाँ मल्लिकार्जुन के बारे में पढ़ाए थे कि इसको प्रौढ़ देवराय कहते हैं। इसके बारे में पढ़ाए थे ना। यहाँ से थोड़ा सा हम लोग रिवीजन करते चलते हैं कि मल्लिकार्जुन जो था इसको हम लोग प्रौढ़ देवराय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रौढ़ देवराय। और यहाँ दिखाई दे रहा होगा प्रौढ़ देवराय के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रश्न पूछता है। और इसके बाद जो है अंतिम प्रश्न इससे एक पूछता है कि संगम वंश के सबसे अंतिम शासक कौन था? तो उसका नाम क्या था? विरूपाक्ष द्वितीय। द्वितीय मतलब क्या होता है? दूसरा। और इसको मार कौन दिया था? हत्या कर दिया था नरसिंह। क्या नाम था उसका? तो सालू नरसिंह उसका नाम था, उसने हत्या कर दिया। और संगम वंश के जगह पे किस वंश का स्थापना कर दिया? सालू वंश। तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि सालू वंश का संस्थापक कौन हो गया? सालू नरसिंह। कौन हो गया? सालू नरसिंह। इस वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? विरूपाक्ष द्वितीय। किस वंश के? संगम वंश। अच्छा, एक और बात बताओ तो कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? कौन किया था? हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का के गुरुजी के नाम क्या था? विद्यारण्य। क्या नाम था? वही है। ये देखो तो, एने देखो ना अमृता। एकरा बदल दे, उलट के लिखे। अब इधर देखो, हम लोग पढ़ेंगे अभी सालू वंश के बारे में। किसके बारे में? सालू। और सालू वंश का अपना शासन काल कब से कब तक रहा है? तो 1485 से कब से कब तक? 1505। इससे पहला जो था संगम वंश, जिसका नाम था क्या? संगम वंश। तो संगम वंश का शासन कब तक कब से कब तक रहा था? तो संगम वंश का 1336 से लेकर के 1485 तक। कोई दिक्कत?
यहाँ कौन था? हरिहर एवं बुक। अंतिम शासक कौन था? विरूपाक्ष द्वितीय। अब विरूपाक्ष द्वितीय का हत्या कौन कर दिया? नरसिंह। कौन कर दिया? नरसिंह। या उसका नाम था सालू नरसिंह। और संगम वंश के स्थान पर किस वंश का? अच्छा एक क्वेश्चन पूछे, अब्दुल रजाक किसके दरबार में आया था? फारस के क्या याद है? हाँ, देवराय द्वितीय। तू सबके नहीं याद है? ओ, बोलन से वो पहले बोल दे तो तू फास्ट हो जाओ, जल्दी जल्दी बोलो। दिमाग तो ये कम काम करता है तो उसको एक्टिव करो। दिमाग सबके पास उतना ही होता है, समझ में आया? अब यहाँ देखो, हो रहा है कि इस वंश के संस्थापक कौन हो गया? तो सालू नरसिंह। कौन हो गया? नाम ही है सालू वंश, इसका भी नाम क्या है? सालू नरसिंह। अब इसके बाद इस वंश का जो है अंतिम शासक जो था उसका नाम क्या था? हाँ, डमाडिस या डमाडी नरसिंह। कौन था? डमाडी तब संस्थापक समझ में आ गया, पूछता है इससे संस्थापक। सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन क्या पूछा है? संस्थापक। या पूछेगा कि नरसिंह किस वंश के शासक था? तो सालू वंश। या सालू वंश के संस्थापक कौन था? तो सालू नरसिंह। समझ में आया? अब देखो, जिसकी हत्या वीर नरसिंह ने कर दिया। अब देखो, इस सालू वंश है ना, तो सालू वंश में ये अंतिम शासक कौन आया? इसका हत्या कौन कर दिया? वीर नरसिंह। वीर नरसिंह करके सालू वंश के स्थान पर इसने तुलु वंश का स्थापना कर दिया। सालू वंश की तो कहानी खत्म। अब हाँ, लेकिन तुम कौचे के लिए पढ़ेगी? एग्जाम के लिए कि जानकारी के लिए? तो जानकारी के लिए पढ़ना है तो पीएचडी करो हिस्ट्री से। तो तब तुम गलत जगह पे आ गई हो। सही बात है, जैसे कि हिस्ट्री से अथाह जानकारी चाहिए तो पीएचडी करना पड़ेगा। समझ में आया? अभी से प्रश्न नहीं पूछता है, क्या फायदा? हमारे पास जानकारी हो तो थोड़ा बता के ही में उलझल रह जाएगी। समझ में आया कि नहीं? तो इसका हम अभी बोले ना कि एक ही क्वेश्चन ही, इससे एक ही प्रश्न पूछता है कि सालू वंश के संस्थापक कौन था? बस, तो सालू नरसिंह। खत्म, कोई दिक्कत नहीं ना। अंतिम शासक कौन था? डमाडी नरसिंह। और इसको हत्या कौन कर दिया? अब वीर नरसिंह जो है सालू वंश के जगह पे किस वंश का स्थापना? तुलु वंश। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि तुलु वंश का संस्थापक कौन था? वीर नरसिंह। कौन था? वीर नरसिंह। अब बहुत लोग कृष्ण देव राय को देख करके ठोक के चलाता है, समझ में आया कि नहीं? लेकिन नहीं थे। जैसे कृष्ण देव राय इस वंश के सबसे प्रतापी राजा में एक थे, समझ में आया कि नहीं? अब विद्वान भी बहुत थे, कोई दिक्कत है? अब यहाँ देखो, इस घटना को विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में द्वितीय बालाहार की घटना कहते हैं। प्रथम बालाहार कब हुआ था? जब विरूपाक्ष को मारा था कौन? सालू नरसिंह। जब विरूपाक्ष को मारा था सालू। द्वितीय बालाहार, हाँ, डमाडी नरसिंह को कौन मारा? वीर नरसिंह। कौन मारा? मतलब याद रखना, संगम से जब सुलू बन रहा है तब भी बालाहार की प्रथम हत्या। समझ में आया? या बालाहार की प्रथम घटना। जब सालू से तुलु वंश आ रहा है तब भी बालाहार की एक घटना घटी, तो द्वितीय घटना। कोई दिक्कत है? इतना बात याद रखना से। अब तुलु राजवंश के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि आखिर इसका ये दिखाई दे रहा होगा। तुलु राजवंश कब से कब तक चला था? ये चला था, खैर वहां पे देखी होगी कि 1485 से 1505 तक चला, तो वो कोई ज्यादा समय थोड़ी था। ज्यादा था समय? अरे एक बार यहाँ देखो तो, यहाँ एक बार देखो, ये कितना वर्ष तक शासन किया था? कुल वंशों में 15 5 20 वर्ष। मुश्किल से 20 वर्ष में कितना का किया होगा? इतिहास में उसी चीज को ना हम पढ़ेंगे जो एग्जाम से रिलेटेड हो, जो पूछने के लायक हो, जानकारी प्राप्त करने के लायक हो। समझ में? सबसे ज्यादा ये ध्यान रखना है ना कि हमको पढ़ना क्या है।
इससे भी ज्यादा ध्यान ये रखना है कि हमको छोड़ देना क्या है, समझ में आया कि नहीं। तो छोड़ना जरूरी है, वो वाला सीखो पहले, तो हमको छोड़ना है ये वाला। अब यहाँ देखो, तुलु वंश में, तुलु वंश में कौन कौन है। तो तुलु वंश के बारे में यदि जानकारी प्राप्त करें तो सबसे पहले संस्थापक कौन है, वीर नरसिंह। कौन है, जिसका पुर्तगाली गवर्नर अल्मोडा से अच्छा संबंध था। ये प्रश्न पूछे हुए हैं एग्जाम में कई बार कि तुलु वंश के किस शासक को पुर्तगाली गवर्नर अल्मोडा से अच्छा संपर्क था। जब यूरोपियों का आगमन पढ़ाएंगे, अब पुर्तगालियों का जो अपना साम्राज्य स्थापित हो रहा है भारत में, तो वो मॉडर्न हिस्ट्री में है, तो वहाँ हम बताएंगे और इसके समकक्ष है। क्योंकि अभी हम कहाँ आ गए हैं, 570, देख 1505 से 1570, इससे पहले ही लोग कब आया था, 1498 में। तो ये समझ में आ रहा है कैसे ओवरलैप कर रहा है डेट, समझ में आ रहा है ना। कि इधर अभी क्वेश्चन पूछेगा कि जब पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत में आया, या वो दूसरी बार आया था 1505 में, समझ में आया कि नहीं, पुर्तगाली यात्री, कोई दिक्कत। तो उस समय जो है विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था, तो वीर नरसिंह ही था। कौन था, वीर नर। या किस वंश का शासन था, तो तुलु वंश। किस वंश का, तुलु वंश। लेकिन जब पहला बार आया था तब तो किसका था, सालू वंश। किस वंश का, सालू। लेकिन इसमें ई वाला प्रश्न पक्का पूछता है कि वीर नरसिंह का जो है पुर्तगाली गवर्नर जिसका नाम था अल्मोडा, क्या नाम था, अल्मोडा, इसके साथ बहुत अच्छा संबंध था। और वहां के स्थानीय राजा से अच्छा संबंध होने का मतलब कि व्यापार करने के लिए भी उसे बल मिला। समझ में आया कि नहीं। यहाँ 1505 में अल्मोडा के साथ घोड़े के लिए व्यापारिक संधि किया था। सबसे बड़ा चीज है ना कि घोड़ा लाने के लिए, क्या लाने के लिए, घोड़ा, घोड़ा लाने के लिए अल्मोडा जो पुर्तगाली यात्री है, तो इसके साथ जो है वीर नरसिंह, कौन, वीर नरसिंह। तो वीर नरसिंह इसके साथ एगो संधि किया था। और कैसा संधि था, व्यापारिक संधि, कि घोड़ा हमें ला करके तुम दोगे। समझ में आया कि नहीं, घोड़ा ला करके दोगे। ईरान उड़ान वाले तरफ से उधर से लेकर के आता था सब घोड़ा उड़ा, कि कैसे कहाँ से लाना है खरीद करके, तुम्हारा काम है। आ देखो, हाँ, वीर नरसिंह को इतिहास में द्वितीय बल पहाड़ के नाम से जाना जाता है। अच्छा, बला पहाड़ के मतलब बल पूर्वक जो है किसी चीज को प्राप्त करने वाला होता है, तो दूसरा नहीं कहा जाएगा, पहला कौन था। ये पहला बार ये छीना था तो ये ना हो गया पहला, हाँ। और दूसरा कौन हो गया, वीर नरसिंह। कोई दिक्कत है। अब देखो यहाँ, क्योंकि इसकी स्थापना भी शक्ति के बल पर की गई थी। इसकी भी स्थापना किसके बल पर की गई थी, शक्ति। और दूसरा बात याद रखना कि तुलु राजवंश से प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि इसका शासन कब से कब तक रहा। तब 1505 से लेकर के 1507, लगभग कितना वर्ष, 65 वर्ष। कितना वर्ष, 65। पहला शासक कौन है, वीर नरसिंह। कौन है, वीर नर। इसमें क्या दो गो अभी बात बताए हैं कि अल्मोडा के साथ अच्छा संबंध। अल्मोडा पुर्तगाली यात्री था, अल्मोडा पुर्तगाली यात्री था, लेकिन पुर्तगाली यात्री है तो उसके साथ किस प्रकार का उस संधि हुआ था, तब व्यापारिक संधि। क्या चीज के व्यापार के लिए, तो घोड़ा के व्यापार के लिए। क्या चीज के व्यापार के लिए, घोड़ा। कोई दिक्कत है, कब हुआ था, तब 1505 में। अब देखो 1509 में 1509 में जो है नरस वीर नरसिंह की मृत्यु हो गई है, और अगला शासक कौन बन गया, कृष्णदेव राय। कौन बना, कृष्णदेव राय। कोई दिक्कत, केडीआर भी कहते हैं इनको, क्या कहते हैं, कृष्णदेव राय। क्या बोलते हैं, के डी आर। तो बता तो कब ये मृत्यु हुआ, कब, वीर नरसिंह के 1509। और शासक कौन बन गए इसके बाद वाला, कृष्ण, मतलब इस तुलु वंश के कौवे नंबर के शासक, दूसरे, कौवे नंबर के दूसरे।
जितना तुलु वंश में पढ़ना है सबसे ज्यादा कृष्णदेव राय है। और कृष्णदेव राय से ही प्रश्न अधिक से अधिक पूछता है। जो उनके बारे में पूछता है, बताएं कि अल्मोड़ा का किसके साथ बढ़िया संबंध था? वीर नरसिंह के साथ। समझ में आया? क्या किया था? तो घोड़े के व्यापार के लिए संधि किया था 1505 में। कोई दिक्कत है? अब देखो कृष्णदेव राय यहाँ दिखाई दे रहे हैं, बड़ी खतरनाक आदमी थे। समझ में आया कि नहीं? बहुत खतरनाक, मुझे से लग रहा है कि खतरनाक थे। अब यहाँ देखिए, कृष्णदेव राय जो है अपना शासन ये कब से कब तक किए थे? तब 1509 से लेकर के 1529। कब से कब तक? 1509 से 1529, मतलब कितना वर्ष? 20 वर्ष। कितना वर्ष? 20। लेकिन देखे ना 20 वर्ष में कितना खेला किए हुए हैं। समझ में आया कि नहीं? देखो, यह तुलु वंश का सबसे प्रतापी शासक थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि तुलु वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन थे? कृष्णदेव राय। और देखो रायचूर दोआब पर अधिकार कर लिया था। रायचूर दोआब के लिए जो इसके बहमनी साम्राज्य से बार बार युद्ध हो रहा था, तो उस पर पूर्ण अधिकार कौन किए थे? कृष्णदेव राय। इस उपलक्ष्य में उसने आंध्र भोज और आंध्र पितामह और अभिनव भोज की उपाधि धारण किया था। और इनसे जो ये पूछा गया है ना, ये उपाधि वाला, ये कई बार आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र जो है ना, उस पे भी कब्जा किए थे। रायचूर दोआब बहमनी के भी कुछ क्षेत्र में भी अपना कब्जा किए थे। इसलिए इनको कहा जाता है आंध्र भोज या आंध्र पितामह। कोई दिक्कत? अभिनव भोज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिनव भोज। तो ये उपाधि धारण किए थे, ठीक है ना। और इसने यमन राजा से स्थापनाचार्य की भी उपाधि धारण किए थे। तो ये बताओ, स्थापनाचार्य की उपाधि कौन धारण किया था? कृष्णदेव राय, मतलब स्थापना करने वाला आचार्य। स्थापना करने वाला आचार्य। और ये कहाँ के शासक? यमन के शासक। सऊदी अरब देखी हो, तो सऊदी अरब के क्षेत्र में ही है क्या? यमन। कोई दिक्कत? तो यमन के शासक से क्या स्थापनाचार्य, तो कितना उपाधि हो गया? 4। अभी कितना उपाधि? 4। आंध्र भोज, आंध्र पितामह, अभिनव भोज और स्थापना 4। कोई दिक्कत? तो 4 उपाधि धारण किए थे। और रायचूर पर भी अधिकार इन्होंने ही किया था। अब देखो, यह एक विद्वान शासक थे। विद्वान शासक का मतलब समझती हो? ज्ञान बहुत इनके पास था, विद्वान इसलिए उपयोग किया जाता है। यदि शक्ति आपके पास अधिक है, मजबूत है, तो उसके लिए तो वीर उपयोग किया जाएगा शब्द। समझ में आया? शक्तिशाली हम लोग उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ देखो, यह एक विद्वान शासक थे और जिसने आमुक्त मल्याद नामक पुस्तक की रचना किया। और यह पुस्तक किसमें लिखा गया था? तेलुगु। ये भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आमुक्त मल्याद पुस्तक के लेखक कौन है? कृष्णदेव राय। कौन है? कृष्णदेव राय। आमुक्त मल्याद, क्या नाम है? आ, पहले बोलने, पहले कौची लिखल है? आई कौची लिखल है? माल्या। आई कौची लिखल है? कौन लिखा था? कृष्णदेव राय। कौन लिखे थे? कृष्णदेव। इसका मतलब कि ये शासक बेचारा महान होंगे तभी तो, विद्वान होंगे तभी तो किसी साहित्य के या किसी भी क्षेत्र में रचना वो कर सकते हैं। लिखने नहीं आएगा तो कर सकते हैं? शक्तिशाली व्यक्ति शक्ति से किसी क्षेत्र पर कब्जा कर सकता है या पुस्तक लिख सकता है? नहीं नहीं नहीं। तो आमुक्त मल्याद पुस्तक लिखे है। और इसकी तुलना जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किया जाता है। कौटिल्य, चाणक्य। चाणक्य जो अर्थशास्त्र लिखे थे प्राचीन काल में, तो कहा जाता है कि जो आमुक्त मल्याद है उसमें जिस प्रकार की रचना की गई है, उसका रचना अर्थशास्त्र से मिलता है। इसका मतलब अर्थशास्त्र में राज व्यवस्था के बारे में लिखा गया था। किसके बारे में? राज व्यवस्था। तो यहाँ भी इसमें भी क्या लिखा गया होगा? राज व्यवस्था। तभी तो इससे रचना को इससे तुलना किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि चाणक्य के या कौटिल्य के या विष्णुगुप्त, इनकर 3 गो नाम है। समझ में आया? तो चाणक्य या कौटिल्य के पुस्तक अर्थशास्त्र से किनके द्वारा रचित गई
आमुक्तमाल्याद पुस्तक की जो है तुलना की जाती है। कृष्णदेव राय या किस पुस्तक की तुलना की जाती है? आमुक्तमाल्याद। कोई दिक्कत? आमुक्तमाल्याद किस भाषा में लिखा गया है? तेलुगु में। आमुक्तमाल्याद पुस्तक से विजयनगर के इतिहास का पता चलता है। तो यदि साक्ष्य वाला इतिहास का एक पोर्शन होता है, यदि हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें यही पता चलता है कि यदि हमको विजयनगर के साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो कृष्णदेव राय के द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है जिसका नाम है आमुक्तमाल्याद, उसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि पूरा के पूरा विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तार पूर्वक से लिखा गया पुस्तक है। मान लो कि ये जो जानकारी मिला है, जानकारी कहाँ से मिलेगा? वहीं से ना। कोई ना कोई उस समय के शासक है या किसी न किसी चीज का साक्ष्य होना चाहिए ना, उस समय क्या था। तो इनकी पुस्तक से विजयनगर साम्राज्य के इतिहास जो है इतिहासकारों ने लिखा है। और इसने जो है संस्कृत भाषा में जाम्बवती कल्याणम नामक एक पुस्तक लिखे थे। कौन सा? जाम्बवती, जामवती, जामवती कल्याण। हाँ, तो ये पुस्तक किस भाषा में लिखे थे? तेलुगु भाषा में कौन लिखे थे? आमुक्तमाल्याद। क्या लिखे थे? आमुक्तमाल्याद जाम्बवती कल्याणम। किस भाषा में? इसके मतलब तेलुगु भी जानते थे और संस्कृत भी जानते थे कि नहीं? अब यहाँ देखो, बाबर ने अपने आत्मकथा में, देखो बाबर एक अपने से आत्मकथा लिखा जिसका नाम है तुजू के बाबरी, या इसको हम लोग कहते हैं बाबरनामा। क्या कहते हैं? बाबरनामा। तो देखो, ये तुजू के बाबरी जो वो लिखा जो था ना बाबर, तो बाबरनामा लिखा था। समझ में आया? और इसी का जो है अनुवाद किया अबुल फजल, तो इसका नाम क्या हो गया? समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ देखो, बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली शासक उस समय का कौन है? कृष्ण। इसका मतलब कि उस समय क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बाबर के समकालीन कृष्णदेव राय हैं, तभी ना अपने आत्मकथा में वो लिख रहा है। मतलब दिल्ली सल्तनत पर उस समय राज कौन कर रहा है? बाबर। क्योंकि समय भी तो देख लो, ये कब से कब तक शासक थे? 1509 से 1529 तक। आई 1526 में यहाँ शासन स्थापित किया था ना। बाबर कब स्थापित किया था? 1506। इब्राहिम लोदी को हरा करके पानीपत के प्रथम युद्ध में। समझ में आया कि नहीं? तो बाबर ये बात लिखता है कि कृष्णदेव राय जो है दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली। यहाँ तक कि बाबर का कभी हिम्मत नहीं हुआ कि हम कृष्णदेव राय या विजयनगर साम्राज्य पे आक्रमण कर सके, क्योंकि वो जानता था कि यह पुरुष शक्तिशाली और विद्वान दोनों, और एक बहुत अच्छा समझदार व्यक्ति भी है। समझ में आया कि नहीं? तो क्वेश्चन पूछेगा कि कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो बाबर के। किसके समकालीन थे? बाबर। क्वेश्चन पूछेगा कि जब विजयनगर में शासन कर रहे हैं कृष्णदेव राय, उस समय दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य किसके हाथों में है? तो बाबर के। किसके हाथों में? बाबर के हाथों में। कोई दिक्कत नहीं ना। कृष्णदेव राय ने विजयनगर के निकट एक नागलपुरम शहर की स्थापना की। समझ में आया कि नहीं? कौन से शहर की स्थापना की? हाँ, इनकी माता जी के नाम था नांगल देवी। क्या नाम था? और उन्हीं के नाम पे एगो शहर का स्थापना किया जिसका नाम क्या था? नागलपुर। क्या नाम था? नागल। इन्होंने 2 मंदिर भी बनाया, विठल स्वामी मंदिर और दूसरा हजारा मंदिर। कौन सा मंदिर? हजारा। तो विठल स्वामी मंदिर और हजारा मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कौन? कृष्णदेव राय। कौन कराया था? कृष्णदेव राय। कोई दिक्कत? अब देखो, इनके समय में जो है कोई इटली यात्री आया था जिसका नाम था डोमिंगो पायस। क्या नाम था? एगो था पुर्तगाली यात्री। इनके समय में 2 यात्री आया। मतलब जितना हम लोग विजयनगर साम्राज्य बहमनी साम्राज्य पढ़ेंगे ना, उसमें से पुर्तगाली यात्री। और कृष्णदेव राय से ऐसे जोड़ करके प्रश्न पूछता है। क्वेश्चन पूछेगा कि डोमिंगो पायस कहाँ का रहने वाला यात्री था? इटली। किसके दरबार में आया था? तो कृष्णदेव राय। दूसरा जो था पुर्तगाली यात्री जिसका नाम था बारबोसा। क्या नाम था?
बारबोसा। यह कहाँ का था? पुर्तगाली। कहाँ का था? पुर्तगाल। पहला इटली, जिसका नाम क्या था? डोमिंगो पायस। क्या था? डोमिंगो पायस। समझ में आया? कोई देख, इडली खाएगा तो प्यास तो लगभग करेगा। समझ में आया कि नहीं? पुर्तगाली बारबोसा। समझ में आ रहा है? गाली बारबोसा। याद रहेगा ना? ये दिमाग में यदि आ जाएगा तो लॉजिक तो याद रहेगा, ना तो भूल जाओगे सब। कहीं अभी समझ में आया? बारबोसा, पुर्तगाली बारबोसा। कुछ आ रहा है दिमाग में? आएगा तो ठीक है, नहीं तो हम नहीं बोलेंगे। ऐसे इटली डोमिंगो पास, ये दोनों कहाँ आया था? सब कृष्ण देव राय के दरबार में। अच्छा बताओ तो, विठल स्वामी मंदिर किसने बनाया? कृष्ण देव राय। हजारा मंदिर कृष्ण देव। अच्छा, नागलपुर शहर के स्थापना कृष्ण देव राय। यहाँ देखो, इसके दरबार में तेलुगु भाषा के जो है 8 प्रमुख विद्वान रहते थे, जिन्हें हम लोग संयुक्त रूप से अष्ट दिग्गज कहते थे। और यही प्रश्न पूछे हुए कि अष्ट दिग्गज क्या है, तो 8 तेलुगु विद्वानों का एक समूह था। यही पूछेगा, समझ में आया कि नहीं? या पूछेगा यह क्वेश्चन कि अष्ट दिग्गज किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेव राय। किसके दरबार में? कृष्णदेव। जो कितने विद्वान थे? 8। कैसा विद्वान? तेलुगु भाषा के विद्वान। कैसा विद्वान? तेलुगु भाषा के 8 विद्वानों का समूह था, उसे अष्ट दिग्गज कहा जाता था। अष्ट मतलब 8। समझ में आया? दिग्गज का मतलब होता है विद्वान। नहीं बोलता है कि इस सब्जेक्ट में बहुत दिग्गज व्यक्ति है। समझ में आया कि नहीं? बहादुर। इस दिग्गज में सबसे प्रमुख कवि थे जिनका नाम क्या था? अल्लाह सानी पेडन्ना। क्या नाम था? अल्लाह सानी पेडन्ना। और ये इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इतना याद रखना है कि अष्ट दिग्गजों में प्रमुख कवि कौन था? पेडन्ना। कौन था? पेडन्ना। ये याद रखना, पेडन्ना शॉर्टे में खींच देता है। समझ में आया कि नहीं? शॉर्टे दे देगा सिर्फ पेडन्ना। समझ में आया कि नहीं? ये याद रखना जरूरी है, अल्लाह सानी जानकारी के लिए, लेकिन पेडन्ना शॉर्ट में भी याद रखोगे तो चलेगा। तो अष्ट दिग्गजों में प्रमुख कौन थे? करब कौन थे? पेडन्ना। कौन थे? पेडन्ना। इसमें कोई दिक्कत? तेलुगु भाषा का पितामह कहा जाता है पेडन्ना को। क्या कहा जाता है? पापा। क्या कहा जाता है? तेलुगु भाषा का पापा किसे कहा जाता है? पेडन्ना को। हाँ, पेडा लड़का के भाषा में, तेलुगु भाषा के बाप। नींद आ रहा है क्या? बता तो, अष्ट दिग्गजों में प्रमुख कवि कौन थे? अल्लाह सानी पेडन्ना। अल्लाह सानी पेडन। थोड़ा कम समझ में आ रहा है का? तो बताइए तो कि तेलुगु भाषा के पितामह किसे कहा जाता है? पेडन्ना को। और किसके दरबार में रहते थे? कृष्ण देव राय। ऐसे डायरेक्ट पूछ सकता है, पेडन्ना किसके दरबार में रहता है? कृष्ण देव। डोमिंगो पायस कहाँ का था? इटली। पुर्तगाली के कौन यात्री इसके दरबार में आता? बारबोस। ऐसे पूछेगा, डोमिंगो पायस कृष्ण देव राय, और बारबोसा कृष्ण देव राय। ये है कि पुर्तगाली यात्री था, ये इटली का यात्री। कोई दिक्कत? उसने जो था हजारा मंदिर, विठल मंदिर बनवाया था, और नागलपुरम अपनी मम्मी के नाम पे या माता जी के नाम पे एक शहर ही स्थापित किया। कोई दिक्कत? अब चुप। अष्ट दिग्गज क्या है? 8 तेलुगु कवियों का समूह। अब देखो, इन्होंने हरि कथा तथा मनुकारिता नामक पुस्तक की रचना किया था। और ये बहुत कम बार पूछा गया है, हरि कथा या मनुकारिता। लेकिन याद रखना सब कि देखो, अमुक्त मलयादम, अमुक्त मलया, एक गो जाम्बवती कल्याणम संस्कृत में, अमुक्त मलयाद तेलुगु में। वो दोनों बात याद रखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये हरि कथा याद रहे या ना रहे, या इसका नाम है
मनुकारिता, मनुकारिता याद रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। इनके शासन काल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल किसके शासन को माना जाता है, किसके शासन, मतलब कि तेलुगु साहित्य को अधिक से अधिक क्या दिया गया, बढ़ावा, क्या दिया गया, बढ़ावा, अधिक से अधिक बढ़ावा दिया गया होगा तो तेलुगु भाषा का बहुत अधिक क्या हुआ, विकास। तभी तो पेडाना उस समय तेलुगु भाषा का विकास करके अपने क्या कहा लगे, तेलुगु भाषा के पितामह। समझ में आया कि नहीं। अब देखो अष्ट दिग्गज में दूसरे स्थान पर, इनका नाम तो सुन ही होगा से तेनालीराम, बहुत बहुत चालाक। एक बार की बात है कि कृष्ण देव राय लाए थे दरबार में कुछ कुछ घोड़ा गधा देखने के लिए गए, तो तेनालीराम कहा न कि हुजूर गधा बहुत तेज है, कि गधा बहुत तेज है, बहुत पढ़ेगा, ये बहुत समझदार हो जाएगा। कृष्णदेव राय सोच लिए कि कैसे तेज हो जाएगा, तेनालीराम के दिमाग उमाग कम तो नहीं ना काम कर रहा है। कृष्णदेव राय प्रत्येक काम को तेनालीराम से सलाह लेकर के ही करते थे, समझ में, सलाहकार थे। तो बोले कि ठीक है हम ले लेते हैं, कि तुम कितना दिन में सिखा दोगे, इसको पढ़ा दोगे। ठीक है 30 दिन में बहुत तेज हो जाएगा, 30 दिन में, समझ में आया कि नहीं। अब पूरा दरबार के आदमी सोचा सबने, तो कृष्णदेव राय कहे कि तो आप ही ले जाके सिखाइए गधा को पढ़ने के लिए। तो सारा दरबार के आदमी सोचा सबने, बहुत तेज बनता था तेनालीराम, हंसा एकदम बुरी तरह से। पूरा दरबार के आदमी खुश, क्योंकि बहुत इज्जत किया करते थे, समझ में आया कि नहीं, क्या किया करते थे, इज्जत। तो गधा को सौंप दिया गया तेनालीराम को, तेनालीराम लेकर के गए घर पे, समझ में आया कि नहीं। और 30 दिन में 30 पेज उसको पढ़ने के लिए क्या किए, सिखा दिए। दरबार में 31वां दिन पेश किया गया, ले आइए आप दिखाइए कि कैसे पढ़ता है। गधा पूरा किताब के पेज पलट पलट के, समझ में आया कि नहीं, पढ़े जा रहा है, ढेंको ढेंको कर रहा है। कृष्ण देव राय एकदम आश्चर्यचकित रह गए कि गधा सही में पेज पलट रहा है। पूछा तेनालीराम से कि इसको पेज पलटना कैसे सीखा है। तब प्रत्येक पेज के नीचे घास रखे हुए थे, घासवा के लिए पेजवा पलट देता था, समझ में आया कि नहीं। पेज पलटना सीख गया कि नहीं सीख गया। एक बार की बात और है कि तेनालीराम एक दरबार के व्यक्ति था। तो तेनालीराम उस समय भी कृष्णदेव राय को समझाया था, लेकिन वो बात नहीं किसी ने कोई गिफ्ट दिया था चीज, तो एक जोड़ा था, कुछ था गुलदस्ता जैसा, एक ना होता है गमला में भर के दिया जाता है, तो वो डिजाइन किया हुआ था। तो कृष्णदेव राय के जो कमरे में सफाई वफाई जो करता था, उससे गिर करके एक गमला ही टूट गया। वो गमला बहुत महत्वपूर्ण था कृष्णदेव राय के लिए। अब वो गमला तोड़ने के सजा में उसको जो है मौत सजा दिया गया था, मतलब फांसी का सजा सुना दिया कृष्णदेव राय। तेनालीराम कहा कि एक बार विचार कर लीजिए, तो कुछ विचार नहीं किया जाए, समझ में। तेनालीराम कुछ नहीं बोला, चला गया। अब उसको पूछा गया अंतिम इच्छा, तेनालीराम उससे मिलने गया था जेल में जहां बंद था, समझ में आया कि नहीं। बोला ना कि अंतिम इच्छा, यदि तेनालीराम मिलने गया तो कैदी से, बोले ना कि उससे पूछा गया कि अब तो अंतिम इच्छा है, क्या चाहते हो। तेनालीराम को ही बोले कि जाइए आप ही उसको पता कीजिए। तेनालीराम उसको सिखाया कि तुम इच्छा जाहिर करो कि हम इस गमला को भी तोड़ देना चाहते हैं, नहीं कि हम एक बार और उनके कमरे में जाना चाहते हैं, समझ में आया कि नहीं। लेकिन ठीक है जाओ एक बार सफाई वफाई करो, ठीक है। ये तो बहुत छोटा मोटा इच्छा जाहिर किया है, और गया कमरा में वो गमला तोड़ दिया। तेनालीराम से उससे पूछा कि ये गमला फिर तुम क्यों तोड़ दिए। कहा नहीं कि हो सकता है कि किसी और से टूट जाएगा, तो उसे भी फांसी दिया जा सकता है, इसलिए कम से कम एक व्यक्ति का तो जान मेरे से बचेगा। कृष्ण देव राय सोच लिए कि दिमाग के कर लगा वाला है तेनालीराम। समझ में आया। तो इन्होंने ही जिनकी रचना जो है
एक पांडुरंग महामात्य, एक रचना इन्होंने भी लिखा है जिसका नाम क्या है? पांडुरंग महामात्य। क्या नाम है? पांडुरंग महामात्य। ये छोटी छोटी जो है कहानी कहीं कहीं हम लोग 3-4 क्लास है, 3-4 क्लास में हम ये सब कहानी पढ़े हुए हमको याद है, वैसे इतिहास में कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा क्या? नहीं हमको मालूम है। सुनो आगे। इधर देखो, ये एक रचना लिखे थे जिसका नाम क्या था? पांडुरंग, पांडुरंग महामात्य, पांडुरंग महामात्य। अब देखो ये हम मंत्री के पद पर भी थे और इन्होंने अंधविश्वास से जनता को दूर किया। और जो है देखो ये मंत्री भी थे, कृष्णदेवराय के दरबार में क्या थे? मंत्री। और इन्होंने जो है अंधविश्वास से जनता को दूर करने का काम किया। यहाँ तक कि कृष्णदेवराय को भी कुछ कुछ चीज गलत करने से रोकते थे। जी सर। अरे बंद करो पंखा, तुम उठ करके नहीं जा सकते हो, वहां से बंद। बाप रे करिया दिखाई दे रहा है एकदम, ब्लैक ब्लैक। अब यहाँ देखिए। हंसेंगे तो हमारे दांत दिखाई देगा खाली। ओ इधर देखो, इनके दरबार में जो है लक्ष्मीधर नामक संगीतकार रहते थे। और देखो ना इनके दरबार में संगीतकार रहते थे जिसका नाम क्या था? लक्ष्मीधर। और जिन्होंने संगीत सूर्योदय नामक एक पुस्तक लिखी है। देखो पहले तो पूछेगा कि तेनालीराम किसके दरबार में रहते हैं? कृष्णदेव राय। लक्ष्मीधर किसके दरबार में रहते हैं? है क्या? संगीतकार। और संगीत सूर्योदय का पुस्तक किसने लिखा है? लक्ष्मीधर। किसने लिखा है? लक्ष्मीधर। अच्छा बताओ तो तेनालीराम मंत्री पद पे थे कि नहीं? किस शासक के दरबार में? कृष्णदेव राय। कोई दिक्कत? और ये भी याद रखना है कि तेनालीराम जो है एक पुस्तक लिखे थे जिसका नाम है पांडुरंग महामात्य। क्या नाम है? पांडुरंग महामात्य। कोई दिक्कत नहीं ना? आई कई बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अब देखो इनके बारे में थोड़ा सा ये चक्कर पकड़ जो जो किए थे। यहाँ देखो कृष्णदेव राय जो है 1510 ईस्वी में बीदर के शासक। अब देखो वो जो बहमनी साम्राज्य वाला क्षेत्र है ना, वहाँ वो जो है बहमनी साम्राज्य टूट गया 5 खंडों में। उसमें एक खंड था जिसका नाम था विदर्भ, गोलकुंडा। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे करके तो ये बीदर के एक शासक था विदर्भ के। हाँ उसी को बीदर कहा जाता है, अभी विदर्भ कहा जाता है, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र। समझ में आया? तो बीदर के शासक था महमूद शाह को क्या किया? पराजित। कोई दिक्कत? तो बीदर के शासक जो है महमूद शाह को पराजित कब किए थे? 1510। 1509 में तो शासक बने थे। कब पराजित किया? 1510। इन्होंने 1512 में रायचूर दुआब तथा गुलबर्गा के दुर्ग को भी क्या कर लिया? जीत लिया। एक क्वेश्चन पूछ लिया है कि गुलबर्गा दुर्ग कहाँ है? तो कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। कोई दिक्कत? और ये रायचूर दुआब कौन कौन नदी, किस किस नदी? कृष्णा और तुंगभद्रा। कृष्णा और तुंगभद्रा। तो कोई दिक्कत? तो 1512 में रायचूर दुआब को भी जीते, गुलबर्गा दुर्ग को भी क्या कर लिए? जीत लिए। समझ में आया कि ना? अब देखो उन्होंने उड़ीसा के साथ साथ प्रताप रुद्र देव से भी संधि कर उसकी पुत्री से क्या कर लिया? विवाह। प्रताप रुद्र देव के बारे में हम बताए हैं। उड़ीसा के बगल में एक क्षेत्र था आंध्र प्रदेश वाला, वहीं का यह क्या था? शासक। कोई दिक्कत? तो उड़ीसा को भी हरा है और प्रताप रुद्र देव को भी हरा करके अपने क्या
विवाह कर लिया ओकर बेटी से। 1520 में कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा को हराकर वारंगल पर अधिकार कर लिया, और गोलकुंडा को भी क्या कर दिए, हरा दिए। गोलकुंडा का एक क्षेत्र है वारंगल, उस पे भी क्या कर लिए, अधिकार। क्या कर लिए, अधिकार। कोई दिक्कत? अब वारंगल कहाँ है? वारंगल है वो मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र नहीं है? सॉरी, महाराष्ट्र और वो वाला। रुक रुक, मैप पर दिखाते हैं तो नहीं कि कहीं मैप लगावल है कि नहीं। कहीं मैप ही नहीं है। देखो इधर है। देखो इधर है, यहाँ देख। ये है विजयनगर साम्राज्य। कौन है? विजयनगर साम्राज्य। अब विजयनगर साम्राज्य के ऊपर देखो, ये है बीजापुर, है अहमदनगर, बरार, बीदर और गोलकुंडा। अब गोलकुंडा का ही एक क्षेत्र है, यहाँ देख रहे हो वारंगल। ये कौन सा क्षेत्र में है? देखो यहाँ से इधर महाराष्ट्र आता है, एने से आंध्र प्रदेश। कोई दिक्कत? तो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र में था ये गोलकुंडा, और गोलकुंडा का ही क्षेत्र था वारंगल। कोई दिक्कत नहीं ना? तो इसको आज विदर्भ को भी जीते थे कि नहीं जीते थे? कब जीते थे? 1510। केकरा हटा हटा करके? मोहम्मद मोहम्मद शाह। कोई दिक्कत? मानेंगे तो मुंह फूट जाएगा। इतना में कोई दिक्कत नहीं। अब जो यहाँ देखो, मात्र 10 वर्षों में ही कृष्णदेव राय ने अपने सभी विरोधियों को पराजित कर दक्षिण भारत में स्वयं एवं विजयनगर के प्रभुत्व स्थापित कर लिया। 10 ही साल में पूरा का पूरा सारा का सारा दक्षिण भारत क्षेत्र को क्या कर लिया, जीत लिया। और जीत करके एक अपने क्या बन गया, सम्राट। तो विजयनगर का एक अलग ही प्रभुत्व बन गया। प्रभुत्व का मतलब समझ में आता है? जितना भी दक्षिण भारत का फैसला लेने का काम जो करेगा वह विजयनगर के शासक ही करेंगे। समझ में आया कि नहीं? अब देखो इनका मृत्यु 1529 में हो गया। उसके बाद कृष्णदेव राय का काम कहानी खत्म। अब देखो अच्युत देव राय आते हैं। थोड़ा फास्ट पढ़ा देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दोगे सब इधर। तो अच्युत देव राय आते हैं, इधर देखो। रुक जाओ ना, 6-7 मिनट में खत्म हो जाएगा। देखो इधर, अच्युत देव राय इसका तीसरा शासक थे इस वंश के। कोई दिक्कत? और इसने प्रांतों पर नियंत्रण रखने के लिए महामंडलेश्वर नामक नए अधिकारी का क्या किया, नियुक्ति। देखो कृष्णदेव राय जो है ये विजयनगर साम्राज्य को स्थापित किया, मजबूत बनाया। तो इसके प्रांत भी तो होंगे ना छोटे छोटे, जो जो जीता हुआ है चाहे इसी का। तो इन सभी पर नियंत्रण रखने के लिए कि तुम हमें आ करके बात बताओगे, इसके लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जिसका नाम क्या था, महामंडलेश्वर। तो महामंडलेश्वर क्या था, तो प्रांतों में नियंत्रण रखने के लिए राजा का एक प्रतिनिधि हुआ करता था, जो विजयनगर प्रशासन का एक भाग है। कोई दिक्कत? अब देखो इसके समय ही इस वंश का बिखराव क्या हो गया, शुरू। ये भी प्रश्न पूछे हुए हैं, विजयनगर साम्राज्य का बिखराव किसके समय शुरू हुआ? अच्युत देव राय। किसके समय? अच्युत। इससे ये वाला प्रश्न पूछेगा। देखो एक महामंडलेश्वर पहला, दूसरा कि नूनीज एक पुर्तगाली यात्री था, वो किसके समय में आया था? अच्युत देव राय। समझ में आया? किसके देव? अच्युत देव राय। समझ में आया? तो ये पुर्तगाली यात्री था। कहाँ के यात्री था? पुर्तगाली यात्री। तो अच्युत देव राय के दरबार में कौन पुर्तगाली यात्री था? नूनीज। कौन आया था? नूनीज। महामंडलेश्वर का पद किसने बनाया? अच्युत देव।
विजयनगर साम्राज्य का बिखराव किसके समय शुरू हुआ? अच्युत। कोई दिक्कत नहीं, 3-4 को बात याद रखना। इसके बाद शासक एक और है सादा शिव राय, इस पे फिल्म बना हुआ है, देखिए सब। सादा शिव राय पर ही फिल्म बना हुआ है। अब देखो सादा शिव राय जो है 1542 से 1570 तक शासक रहा, और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? सादा शिव राय। सादा शिव राय। पहला कौन था? वीर नरसिंह, दूसरा कृष्णदेव राय, तीसरा अच्युत देव राय, और चौथा सादा शिव। अंतिम कौन था? सादा शिव राय। कौन था? सादा शिव राय। कोई दिक्कत? और इसका जो है सेनापति था राम राय। कौन था? राम राय। अब बहुत मजबूत था, समझ में आया कि नहीं? शक्तिशाली तो था लेकिन कूटनीति बहुत बढ़िया से नहीं जानता था, समझ में आया कि नहीं? राम राय ने शासन की सारी शक्ति अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि सादा शिव राय उस समय छोटा था, समझ में आया कि नहीं? उतना ज्ञानी नहीं था। तो राम राय जो है अपने हाथों में ले लिया, क्योंकि सेनापति तो यही है, सारा संचालन यही करता था। सादा शिव राय के अभिलेखों से सूचना मिलती है कि उसने अपने शासन काल में नाइयों के व्यवसाय कर से क्या कर दिया? मुक्त। यह मतलब सादा शिव राय के रचना से यह मतलब मिलता है साक्ष्य कि जो नाई थे ना, नाई बालवा जो काटते थे, तो बाल काटने पर टैक्स लगल था, तो टैक्सवा को क्या कर दिए? समाप्त। क्या कर दिए? समाप्त। कोई दिक्कत? अब देखो ये और भी कुछ कुछ काम किए थे, जैसे कौन वाला? ए होगा नहीं, पहले पढ़ो ना, बाद में देखना। इधर इधर देखो, वह एक साम्राज्यवादी सेनापति था जिसने बहमनी साम्राज्य के 5 राज्यों में तोड़वा। रामे राय का काम था कि वो कहीं के बीच में अपने में लड़वा के अब बहमनी साम्राज्य को कितने भागों में तोड़वा दिया? 5। अब बहमनी साम्राज्य कितने भागों में टूटा था? बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, बीदर और अहमदनगर। कितने भागों में टूटा? 5। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बहमनी साम्राज्य के कितने खंड थे? 5। कितने खंड थे? 5। लाइटवा बढ़ा। इधर देखो कितने राज्य थे? 5। तो पांचों राज्य, अच्छा, फूट डलवा करके बहमनी साम्राज्य को तोड़वाने में काम कौन किया? राम राय। कौन किया? राम राय। जो किसके सेनापति थे? सादा शिव राय के। कोई दिक्कत? इसी के शासन काल में बहमनी साम्राज्य के 5 राज्यों में से जो है बरार को छोड़ करके, ये भी पूछता है क्वेश्चन, याद रखना। बरार, बहमनी साम्राज्य के किसको छोड़ करके? बरार को छोड़ करके, और जो चारों मिल करके जो है 1565 में जो है एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था तालीकोटा का युद्ध या राक्षसी तांगरी का युद्ध। क्या कहा जाता है? राक्षसी तांगरी के युद्ध में जो है ये राम राय का देन था कि 5 भाग में तोड़वाया कि आपस में लड़वाएंगे, आपस में क्या करेंगे? लड़वाएं। लेकिन बरार को छोड़ करके बाकी चारों इकट्ठा हो करके अब भरदम विजयनगर पर चढ़ के हूँ मच दिया सब। विजयनगर के साम्राज्य का तहस नहस पूरा उजाड़ पजार कर दिया था, समझ में आया कि नहीं? अब विजयनगर साम्राज्य क्या हो गया? समाप्त। कोई दिक्कत? तो ये प्रश्न पूछता है कि राक्षसी तांगरी का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध। यहाँ से समस्या है तो पूछने, यहाँ समझने में दिक्कत है तोरा? यहाँ तोरा समझने में भी दिक्कत है? अभी समझो ना तत्काल जो काम कर रहे हो। अब यहाँ देखो, ये वाला प्रश्न याद रखना सब। राम राय क्वेश्चन पूछता है कि राक्षसी तांगरी के जब युद्ध हुआ था, विजयनगर का सम्राट कौन था? शासक सादा शिव राय, और उसका सेनापति कौन था? राम राय। और रामे राय के दिन था कि विजयनगर साम्राज्य को उजड़वाइए दिया। समझ में आया? काम नहीं किया, एक कूटनीति नहीं जानता था, और इस युद्ध ने विजयनगर साम्राज्य का अंत कर दिया, और युद्ध के मैदान में ही राम राय क्या किया गया? मारा गया। हाँ, मार दिया सब वगैरह। राम राय को क्या कर दिया? सब मार दिया। मार दिया सब इसलिए कि सारा के सारा काम एकरे कैल है, तोरल के कर है एकरे। समझ में आया कि नहीं? और सादा शिव राय ने अपना
अगला सेनापति जो है तिरुमल को नियुक्त किया है। किसको? तिरुमल को। और तिरुमल ने सादा शिवराय की हत्या कर एक नया वंश आरबीडू वंश का क्या कर लिया? स्थापना। ले तिरुमल को क्या किया? सेनापति ने केकरा जगह पे? राम राय के हत्या होने के बाद। और तिरुमल जो है ओकरे टपका दिया, एक वंश का स्थापना कर लिया जिसका नाम क्या है? तो आरबीडू वंश का संस्थापक कौन हुआ? तिरुमल। इस क्या बोलते हैं, तुलु वंश के अंतिम शासक, तुलु वंश के अंतिम शासक सदा शिवराय। कोई दिक्कत? अब जो है इसमें बच गया है आरबीडू वंश जो कल खत्म करा, आज 2 वंश क्या कर दिए? समाप्त। कोई दिक्कत नहीं ना? तो याद रखिएगा, आज के लिए इतना है। इसके बाद है आरबीडू वंश, तो हम लोग कल से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को भी वीडियो अच्छा लगा हो, सेशन अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। यदि बढ़िया लगता हो मेरा चैनल तो सब्सक्राइब करें। समझ में आया कि नहीं? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।